नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। एशिया के सबसे बड़े बार एसोसिएशन इलाहाबाद बार एसोसिएशन का चुनाव जो है वो 3 अप्रैल को उसका मतदान होना है। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अध्यक्ष, इस बार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राकेश पांडे भगवान जी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से चुनाव चल रहा है और उनके क्या मुद्दे रहेंगे, वो किन विषयों पे काम करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको इस लायक समझा, मेरा सौभाग्य है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो पिछले कार्यकाल में जो आर.के. ओझा जी ने बायलॉज में संशोधन किया था, उस पर बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे आपत्ति हुई थी, लेकिन उसमें कोई संशोधन तो अभी हुआ नहीं है। इस बार चुनाव कैसे चलेगा? फिलहाल जो हमारे अभी बायलॉज हैं जी हमारा चुनाव तो उन्हीं बायलॉज के हिसाब से होगा। जी उन बायलॉज में अगर कोई कमी है या उसमें किसी प्रकार के आत्मचिंतन की या आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है तो मुझे अगर अवसर मिला तो मैं शायद उस पर जो है प्रयास करूंगा कि आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण होना चाहिए। सर, विशेषकर हर साल जो है 5 केस होने पर जो मतदाता होने की शर्त थी, उस पर आप क्या संशोधन करेंगे? प्रश्न ये नहीं है कि 5 केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी मेरा मानना ये है कि 5 केस वाला जो संशोधन है ये कोई बहुत ऐसा भारी संशोधन इसलिए नहीं है कि करीब करीब हर मतदाता के पास 5 केस हैं, और जिनके पास नहीं भी हैं वो भी, अब देखिए इस बार हमारी वोटर लिस्ट फिर से 9,700 लोगों की हो गई है। तो हमें नहीं लगता है कि उस संशोधन से कोई बहुत ज़्यादा ऐसा विशेष अंतर हुआ। उस संशोधन से शायद सिर्फ पिछले वर्ष की हमारी लिस्ट में कोई फ़र्क पड़ा। उसके बाद करीब करीब हमको लगता है हर अधिवक्ता जो हमारे बार का मेंबर था उसने 5 केसेस फाइल कर लिए और वो जो है वापस वोटर लिस्ट में आ गया है। सर, अधिवक्ताओं की संख्या 25,000 है करीबन, और इसमें से मतदाता केवल 9,000 हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये मतदाता ना बनने के लिए ये जो चीजें हो रही हैं? देखिए, किसी भी एसोसिएशन जी में कौन उसका मेंबर बनता है ये एसोसिएशन के हाथ में नहीं है। राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन एक फंडामेंटल राइट है। जी हमारी एसोसिएशन में जो भी आता है उसका हम स्वागत करते हैं, और अपने एसोसिएशन के जो बेनिफिट्स हैं वो हम अपने एसोसिएशन के मेंबर्स को ही दे सकते हैं और देने में सक्षम हैं। सर, ऐसा बार बार कहा जाता है कि जो गैर प्रैक्टिशनर होते हैं वो पदाधिकारी बन जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र की कुछ जो है विकृतियां हैं, जी और उन विकृति में से एक विकृति ये भी है कि अगर कोई नॉन प्रैक्टिशनर है वो भी बार का पदाधिकारी बन जाता है, लेकिन ये बड़ा रेयर है। इस प्रकार का एक प्रचार किया जाता है और भ्रामक प्रचार है कि मतलब जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है वही बन जाता है। जी मैं ये नहीं कहता हूँ कभी नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बड़ी भारी मात्रा में ऐसा होता है, और ऑब्वियसली एक्सेप्शन है और एक्सेप्शंस को बचाया नहीं जा सकता है, ये तो होते ही रहेंगे। क्या सर, राजनीति के लिए ही बार में आना आपको कितना सही मानते हैं आप इस चीज को? मैं कतई इस चीज़ को गलत मानता हूँ, सही की तो बात ही नहीं है। जी राजनीति के लिए बार में आना या बार को अपने राजनीति का प्लेटफॉर्म बनाना, जी ये कतई जो है गलत है, अनएथिकल है और अनावश्यक भी है। जी बार एक संस्था है जी जो कि अधिवक्ताओं के हित के लिए बनी है, और इस संस्था में हम लोग अगर जुड़े हैं तो न कोई राजनीतिक हित से जुड़े हैं न किसी और से। एक सामाजिक संस्था है जिसमें कि हम अपने मेंबर्स को कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उनके लिए कुछ हम कर सकते हैं, और शायद इस संस्था का सिर्फ प्रयोजन यही है। इसके सिवा कोई और प्रयोजन के लिए अगर कोई इस्तेमाल करता है तो कतई गलत है। सर, आपने अपने पुराने कार्यकाल में ऐतिहासिक बंदी कराई थी और हमारे संपादक जी ने यह भी बताया कि आपके कहने पे लोगों ने प्रयागराज की गरिमा के लिए अपने आप बंद की चीजें। जी, आप सही कह रही हैं, और मैं प्रयागराज और प्रयागराज वासियों का और प्रयागराज के सामाजिक लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जिस तरीके से वो प्रयागराज शहर की गरिमा के लिए, मर्यादा के लिए, हमारी हाई कोर्ट के लिए जिस प्रकार से एकत्र हुए, एक हुए, और उसके बाद इन लोगों ने एक ऐतिहासिक बंद किया। मुझे लोग बताते हैं कि शायद आज़ादी के बाद पहली बार इतना बड़ा बंद इलाहाबाद में और इतना सक्सेसफुल बंद हुआ था। जी इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबका आभारी हूँ, प्रयागराज वासियों का आभारी हूँ, अपने बार एसोसिएशन के मेंबर्स का आभारी हूँ। सर, आप अपने इस कार्यकाल में क्या करना चाहेंगे, क्या रहेंगे आपके मुद्दे? इस कार्यकाल में मेरी 2 प्राथमिकताएं हैं। जी पहली प्राथमिकता यह है कि एक हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन को हैंड ओवर होने वाली बिल्डिंग है जिसमें अधिवक्ताओं के चेंबर्स हैं, जी और 10,000 अधिवक्ताओं को उसमें एडजस्ट करने की बात हो रही है। जी मेरा मानना यह है कि हाईकोर्ट में जूनियर अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता में कुछ ऐसा सामंजस्य बना के
अलॉटमेंट हो जो कि पारदर्शी हो, ईमानदार हो और किसी के आर्थिक कमजोरी का फ़ायदा उठा के उसको वंचित न किया जाए, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के, किसी के जूनियर होने का फ़ायदा उठा के उसे वंचित न किया जाए। पारदर्शी तरीके से अलॉटमेंट हो। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि इन 10,000 के बाद भी अगर कोई अधिवक्ता है जिसको कोई चेंबर नहीं है, तो प्रयास किया जाए कि उसको चेंबर मिल जाए। जैसे कि एग्जिस्टिंग चेंबर्स को डिमोलिश करने की बात हो रही है, तो मुझको लगता है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश कीजिए सिर्फ किसी कारण से, ये बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, बल्कि उसमें जो लोग बचे खुचे अधिवक्ता हैं उनको एडजस्ट किया जाए। इस पे मेरी प्राथमिकता होगी। दूसरा, एक मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि हमारे बार एसोसिएशन में 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए हर साल मेडिकल एड में जाता है, और वो भी जो है सिर्फ अधिवक्ता ही को मिलता है। मेरे दिमाग में एक विचार ये है कि अगर हर अधिवक्ता अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा ले 2 लाख 3 लाख 4 लाख का। अच्छा सर, आपने मेडिकल की बात की तो इस पर हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, आपको नहीं लगता कि बार एसोसिएशन का एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए अधिवक्ताओं के लिए? मैं सुप्रिया जी उसी पे आ रहा था, शायद मेरी बात आपने पूरी होने दी होती तो अस्पताल की आवश्यकता न पड़ती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा लेते हैं तो वो उनका और उनकी वाइफ का मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल कंपनियां करती हैं। इसमें ग्रुप इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। व्यक्तिगत मेडिकल इंश्योरेंस लोग करा लें और प्रीमियम का आधा पैसा अधिवक्ता स्वयं दे दे और आधा पैसा बार एसोसिएशन का ये जो फंड है इसमें से चला जाए, तो शायद बिना अस्पताल के हर अधिवक्ता अपने चॉइस का अच्छे अस्पताल में दिखाने के लिए सक्षम हो जाएगा, जो कि ज़्यादा आवश्यक है बजाय कि अपना अस्पताल के लिए ऑल दो प्रयास जारी है। और हाई कोर्ट ने शायद सरकार को लिख के ये दे दिया है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। सरकार अस्पताल बनाने के लिए अपना कमिटमेंट दे चुकी है। एक ज़मीन ऐसी है जहाँ पे कोविड इंजेक्शन हो रहा था, वो खाली ज़मीन है, हाई कोर्ट के कंट्रोल में है। मेरा ये प्रयास होगा कि उस ज़मीन पे अगर अधिवक्ताओं से के साथ मिलके, हाई कोर्ट के साथ मिलके सामंजस्य बैठ सके तो वहाँ पे एक अस्पताल भी बन जाए। एक एक्सक्लूसिवली डिवोटेड हॉस्पिटल होगा हाई कोर्ट के बार के लिए, कर्मचारियों के लिए, जजेस के लिए, तो अच्छी बात होगी। लेकिन इसके साथ मेडिकल इंश्योरेंस वाली बात हमारे ख्याल से ज़्यादा फायदेमंद होगी। अधिवक्ता निधि को लेकर जो कनिष्ठ अधिवक्ता हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हर बयान हल्फी पे 470 रुपये उनके खाते में जाते हैं। तो आप अधिवक्ता निधि को कैसे देखते हैं और क्या सुधार इसमें होना चाहिए? अधिवक्ता निधि अब एक ऐसी चीज हो गई है जिसको कि हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जिसको अपना एक महत्वपूर्ण अंग बना लिया है। हम लोग को अब ये प्रयास करना है कि अधिवक्ता निधि से में कैसे जो है इस निधि का विस्तार किया जाए, लोगों को ज़्यादा पैसा मिल सके, और इसका ऑनेस्टली कैसे सबको पैसा जो है जिसका भी एफिडेविट होता है, क्योंकि मेरे संज्ञान में ये आया है कि बहुत लोगों के एफिडेविट्स का जो है अकाउंट नहीं हो पा रहा है। तो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को बड़ी ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग का इंतजाम करना पड़ेगा अधिवक्ता निधि के पैसे के संबंध में और उसके खाते में जाने के संबंध में। जब ये शुरू हुई थी तो ये बात हुई थी कि पीपीएफ अकाउंट में पैसा जाएगा, लेकिन शायद वो संभव भी ना हो और वो शायद प्रैक्टिकल भी ना हो। तो अधिवक्ता के खाते में पैसा जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कितनी एफिडेविट हुई किस अधिवक्ता की, ये ट्रांसपेरेंटली पता रहे और उसके खाते में कितना पैसा गया, और इसका एक अकाउंट पारदर्शी तरीके से सबको मिल सके, जिससे कि किसी को ये न रह जाए कि हमारा पैसा बार ने पूरा नहीं दिया या हमारा पूरा पैसा नहीं मिला। सर, अधिवक्ताओं की आपात स्थिति के लिए शायद जो फंड पास किया गया वो 5 लाख का है, तो आपको नहीं लगता कि ये बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए सुप्रिया जी, इसकी कोई सीमा नहीं है, बढ़ाया जाना चाहिए, इस पे तो कोई कह ही नहीं सकता है कि नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन संस्थाएं अपने आर्थिक सीमाओं के अंतर्गत काम करती हैं। आज के तारीख में अगर 5 लाख है तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे जो इसके पहले की कार्यकारिणियां रही होंगी उनको ये लगा हो कि ये हमारी आर्थिक सीमा है। मैं चाहूँगा कि हमारी जो है अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, फंड ज़्यादा दिया जा सके, विधवा पेंशन और ज़्यादा दिया जा सके, मृत्यु पे ज़्यादा दिया जा सके या मेडिकल एड में ज़्यादा दिया जा सके। लेकिन मैं बहुत फॉल्स प्रॉमिसेस करने का आदी नहीं हूँ। किसी भी संस्था की एक आर्थिक सीमा होती है और जो भी ये सब फंड्स हैं इनका इस्तेमाल उस आर्थिक सीमा के अंतर्गत ही हो सकता है। सर, पिछले साल हुए संशोधन के अनुसार एक अधिवक्ता जो है वो सिर्फ 3 बार अध्यक्ष बन सकता है, और आपका ये शायद आखिरी टर्म है, तीसरा टर्म है आपका। तो इस आखिरी टर्म पर आप को नहीं लगता कि जो ये अवधि है 1 साल की, इसको बढ़ाना चाहिए, 2 साल या 5 साल कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थायी काम के लिए 1 साल बहुत कम होता है? मेरा मानना यह है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए 1 साल बहुत ज़्यादा है, और जिसको काम नहीं करना है उसके लिए 10 वर्ष भी
बहुत कम है। तो मैं ये तो नहीं मानता हूँ कि 1 साल ज़्यादा है, 1 साल कम है। 1 साल की अवधि है और बहुत दिन से 1 साल की अवधि है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल में आपके पास अगर जो है एक सृजनात्मक विचार है, चिंतन है, तो शायद 1 साल काफ़ी होता है, आप काम कर लेते हैं। सर, आप लिस्टिंग की समस्या को कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि केस आया, उसके बाद लिस्टिंग से अगर उतर गया, उसके बाद वो केस कब लगेगा, इससे वादी प्रतिवादी को भी दिक्कत होती है। ये इस हाईकोर्ट की एक बड़ी भारी समस्या है जी। और इस समस्या पे निरंतर हम लोग विचार भी कर रहे हैं, हम लोगों ने आंदोलन भी किया है और आगे भी हमको लगता है कि इस समस्या से जूझते रहना पड़ेगा। मेरा प्रयास है कि अब पहले जो है एक बड़ी समस्या ये आती थी कि लिस्टिंग में एनआईसी थी और एनआईसी पे हाईकोर्ट का अपना कोई कंट्रोल नहीं था, जिसके वजह से शायद समस्या और ज़्यादा कंपाउंडेड थी। लेकिन अब क्योंकि हाईकोर्ट ने अपना कंप्यूटराइजेशन कर लिया है और ये सिस्टम अपने हाथ में ले लिया है, तो लिस्टिंग पे हाईकोर्ट की अब जवाबदेही है और हाईकोर्ट के कर्मचारियों की जवाबदेही है। तो मुझे लगता है कि अब इस सिस्टम को पहले से बेहतर किया जा सकता है और सुचारू रूप से इसको चलाया जा सकता है। सर, पुराने मुकदमे जो हैं वो पेंडिंग में रहते हैं, नए फ्रेश मुकदमे आते रहते हैं, तो इस पे आप किसकी ढील मानते हैं? जज की, सरकार की या फिर अधिवक्ताओं की? अगर सही बात कहें सुप्रिया जी, तो आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब ये है जी। कि जुडिशरी में जनता का विश्वास इतना ज़्यादा है जी। कि लोग आते जा रहे हैं। जी। और शायद दूसरी बात यह है कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि मुकदमे मशरूम करते जा रहे हैं। जी। ऑब्वियसली जब मशरूम करेंगे मुकदमे, तो जितना डिस्पोजल है उससे ज़्यादा मुकदमे फाइल हो रहे होंगे, यानी जो क्लियरेंस है उससे ज़्यादा आमद हो रही है। तो ये तो पेंडेंसी की समस्या हमारे ख्याल से बनी रहेगी, लेकिन इसको बहुत बड़ी समस्या देखने के बजाय इसको अगर आप आधा ग्लास भरा देखना चाहें, तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारे सिस्टम पे, हमारी न्याय प्रणाली पे, हमारे हाईकोर्ट पे लोगों का विश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है और लोगों की हमसे उम्मीद बढ़ती जा रही है। सर, ऐसे तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बार और बेंच में सामंजस्य कैसे है, और इसके बाद नए जजों की नियुक्ति और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और एक ही सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि एक ही जो है मुकदमे में 2 तरह के फैसले जो आते हैं, तो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस पे जब आप अध्यक्ष बन जाएंगे तो आपसे दोबारा हम मुलाकात करेंगे और आपका इंटरव्यू बनाएंगे। आप अपने जो है मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? पहले तो आपका स्वागत है, आप मुझसे ज़रूर मिलिएगा जी। चुनाव के बाद और हम लोग एक लंबा कार्यक्रम करेंगे, इन चीज़ों पर चर्चाएं करेंगे, क्योंकि संवाद जारी रहने से हमारा ये मानना है कि विचार भी बढ़ते हैं और विचार बनते हैं तो बेहतरी की ओर आदमी मूव करता है। जी। जहाँ तक चुनाव के संबंध में मुझे कहना है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मतदाता जागरूक है, डबल ग्रेजुएट है, आप सब अधिवक्ता हैं, आपको सही और गलत राह दिखाने की हमें आवश्यकता नहीं है। आपकी सोच सही है, आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिएगा। अगर उस आत्मा की आवाज़ आपसे ये कहती है कि नहीं, राकेश पांडे ही आपका अध्यक्ष होने लायक है, तो अपना मतदान देते वक्त मेरे नाम के आगे मुहर जरूर लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सुप्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राकेश पांडे भगवान जी थे। उन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस तरह से हाईकोर्ट का चुनाव जो है चल रहा है और किन किन विषयों पे वो काम करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, चैम्बर की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, पार्किंग, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने हमसे बातचीत की। ऐसी वीडियोज़ के साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा।